समुद्रु समृद्धि कार्यक्रम नरेंद्र मोदी देशवासी को कौन संबोधित करिसेंती तत्स कांग्रेस को किपरि प्रहार करिसेंती आसंतु आगु को सुनिबा। समुद्रु समृद्धि मोदीजी विशाल घोषणा 34,200 कोटी रु अधिक मूल्यर प्रकल्प शिलान्यास व उद्घाटन। नमस्कार दर्शक, जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपन को स्वागत करुछि। मो रामदास चैनल को सब्सक्राइब कर नथिले सब्सक्राइब करंतु, खबरटी को शेष जाए देखंतु, अधिक रु अधिक शेयर करंतु, आवश्यक स्थले कमेंट करी सचेतन करंतु। 2025 सेप्टेम्बर 20 तारिख दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात भावनगर रु आज एक इतिहास सृष्टि करिसेंती। समुद्र समृद्धि नामक वैश्विक दृष्टिकोण रे गठित एक बृहत कार्यक्रम से 34,200 कोटी रु अधिक मूल्यर प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास करिसेंती। यह मध्यरे मेरीटाइम्स सेक्टर प्रकल्प अच्छी। एथिमध्यरु सामुद्रिक क्षेत्र, बंदर, जहाज चलाचल, सामुद्रिक भित्तिभूमि सहित जड़ित प्रकल्प गुड़िकर मूल्य प्राय 7,870 कोटी। समुद्र केवल आम पानी नुहे, समुद्र आमको दरिया दिल देउछि, महान हृदय व अपार संभावना देउछि। प्रधानमंत्री मोदी गुरुत्वारोप करथिले जे भारत को विदेशी निर्भरशीलतारू आगो को बढ़िबा को पड़िबो। या टिप्स अर्ध परिवाही हेउ किंबा जहाज निर्माण उभय भारत भीतर उत्पादन हेबा उचित। समुद्ररू समृद्धि केवल एक कार्यक्रम नुहे, यह हेउछि आमर दृढ़ निश्चय, आमर दिग्दर्शन जो भारत समुद्र मार्ग विश्व शक्ति हेबाकू पाद रखिछि। मोदी कहते आज आम एठारू 34,200 कोटी अधिक प्रकल्प आरंभ करिछु। एही प्रकल्प गुड़ी को देखी मो मने यही कथा आसुची, यह केवल इंटरनेशनल विकास नुहे, यह आत्मनिर्भरशील भारतर शिलान्यास। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, शिप रिपेयर यार्ड, इंडस्ट्रियल क्लस्टर एवं अभिकल्पित फ्रेट कॉरिडोर, ये सब प्रकल्प गुजरात पाई नुहे, संपूर्ण देश पाई गर्वर विषय। मु जेतेबेले भावनगर को आसे मते सही पुराना दिन मन पड़े। एठी जनतांकर सम्मान, आशीर्वाद व देशप्रेम देखी मो हृदय भरी जाए। मते मन पड़े मो छोट बेले जेतेबेले गाँव रे लोके मठरू फेरी समुद्र कूल को जाउथिले, काहीकि कारण सेठी दृश्य अनन्य। आज जोठी आमे विकासर नुआ नौका चालू करिछु, आमे भल भाबरे बुझुछु। फ्रॉम चिप टू शिप इंडिया मस्ट बी सेल्फ रिलायंट। यह मोर केवल लक्ष्य नुहे, यह भारतर भविष्यत। आजादी का अमृत काल मध्यरे यही अंचल हेब एक नुआ आधार स्थल। मोदी कहले यह मोर आह्वान, गाँ गाँ रे गल्प नुहे काम हो। ए होची नुआ भारत, एक एभली भारत जोठी पोर्ट रे शिप चली थाए एवं गाँव रे आशा जागी थाए। एही प्रकल्प गुड़िक केवल बंदर पर्यंत सीमित नुहे, बरम बंदर, जलपथ, जहाज चलाचल, भित्तिभूमिर उन्नति, नूतन टर्मिनाल निर्माण, शक्ति, सौर शक्ति इत्यादि क्षेत्र में निवेश मध्य अंतर्भुक्त। प्रधानमंत्री मोदी तांको भाषण रे पुराना लाइसेंस कोटा व्यवस्था, कांग्रेस सरकार नीति इत्यादि उपरे आक्रमण करी कहिथिले जे एही नीति गुड़िक भारतीय युवपीढ़ी एवं शिल्पर संभावना को दमन करिछि। केवल आभ्यंतरीण विकास पाई नुहे, बरम विश्व प्रतियोगितामूलक क्षेत्र में मध्य भारत को स्थानित करने पाई योजना प्रस्तुत करा जाइजिवो। एही दिगरे भारतर सामुद्रिक वाणिज्य, बंदर सुविधा, जहाज चलाचल एवं जलपथर विकास को गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाउछि। से कहिथिले जे भारत एक सामुद्रिक महाशक्ति हेबाकू चाहूछि एवं 2047 सुधा विश्व सामुद्रिक वाणिज्य रे यार अंश 3 गुण करने को लक्ष्य रखिछि। तेबे आसंतु गुजरात भावनगर रे आयोजित समुद्रु समृद्धि कार्यक्रम रे मोदी मुख भागरू तांको अभिभाषण सीधा कथा सुनिबा। गांधी जयंती तक यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में लाखों लोग सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। मुझे बताया गया है
कि गुजरात में भी अभी तो 15 दिन का सेवा पखवाड़ा है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में सेवा पखवाड़े के दौरान बहुत से कार्यक्रम हुए। सैकड़ों जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप लगे और इनमें 1 लाख लोग अब तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं। ये सिर्फ मुझे जो गुजरात की जानकारी मिली वो बता रहा हूं मैं। अनेक शहरों में सफाई अभियान चलाए गए, लाखों लोग इन सफाई अभियानों में भी साथ आए। राज्य में 30,000 से ज्यादा जगहों पर यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, हेल्थ कैंप लगाए हैं जहां लोगों को जांच और उपचार की मदद की जा रही है। खास करके महिलाओं के स्वास्थ्य को केंद्र में रखा गया है। देश भर में सेवा कार्यों से जुड़े हर किसी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज इस आयोजन में मैं सबसे पहले कृष्ण कुमार सिंह जी का पुण्य स्मरण करता हूं। सरदार साहब के मिशन से जुड़ते हुए उन्होंने भारत की एकता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आज ऐसे ही महान देशभक्तों की प्रेरणा से हम भारत की एकता को मजबूत कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज मैं ऐसे समय में भावनगर आया हूं जब नवरात्र का पावन पर्व शुरू होने वाला है। इस बार जीएसटी में कमी की वजह से बाजारों में रौनक भी और ज्यादा रहने वाली है और ये उत्सव के इसी माहौल में आज हम समुद्र से समृद्धि का महा उत्सव मना रहे हैं। ભાવનગરના ભાઈઓ મને માફ કરજો, મારે હિન્દીમાં એટલા માટે બોલવું પડે છે કે દેશભરના લોકો આમાં જોડાયેલા છે। દેશભરના લાખો લોકો જ્યારે કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે તો આપની ક્ષમા માંગીને મારે હિન્દીમાં જ વાત કરવી રહી છે। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज समुद्र को बहुत बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। थोड़ी देर पहले यहां पोर्ट लेड डेवलपमेंट को गति देने के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। देश में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आज मुंबई में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया है। भावनगर के, गुजरात के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स भी शुरू हुए हैं। मैं सभी देशवासियों को और गुजरात के लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता।
यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को निर्भरता वाले दुश्मन को हराना ही होगा। हमें ये बात हमेशा दोहरानी है, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता उतनी ज्यादा देश की विफलता। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो हमारा आत्मसम्मान भी चोटिल होगा। 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य को हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। देश के विकास के संकल्प को हम दूसरों की निर्भरता पर नहीं छोड़ सकते। हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કે ભાઈ 100 દુઃખોની એક દવા, 100 दुखों की एक ही दवाई है और वो है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। लेकिन इसके लिए हमें चुनौतियों से टकराना होगा। हमें दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता लगातार कम करते जाना होगा और अब भारत को आत्मनिर्भर बनकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा होना ही होगा। भाइयों और बहनों, भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसके हम हकदार थे। इसके 2 बड़े कारण रहे। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा। दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा और फिर जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो सिर्फ इंपोर्ट का ही रास्ता पकड़ लिया गया और उसमें भी हजारों लाखों करोड़ों के घोटाले कर दिए गए। कांग्रेस सरकारों की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत नुकसान किया। इन नीतियों ने भारत की असली ताकत को सामने आने से रोक दिया। साथियों, देश का कितना नुकसान हुआ है इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा शिपिंग सेक्टर है। आप भी जानते हैं कि भारत सदियों से
दुनिया की एक बड़ी समुद्री ताकत था। हम दुनिया में शिप बिल्डिंग के सबसे बड़े सेंटर हुआ करते थे। भारत के तटीय राज्यों में बने जहाज देश और दुनिया के व्यापार कारोबार को गति देते थे। यहां तक कि आज से 50 साल पहले तक भी हम भारत में बने जहाजों का उपयोग करते थे। उस दौर में भारत का 40% 40% से अधिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट देश में ही बने जहाजों से होता था। लेकिन फिर देश का शिपिंग सेक्टर भी कांग्रेस की कुनीतियों का शिकार हो गया। कांग्रेस ने भारत में जहाज निर्माण पर जोर देने के बजाय विदेशी जहाजों को किराया भाड़ा देना बेहतर समझा। इससे भारत में शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम ठप हो गया। विदेशी जहाजों पर निर्भरता यह हमारी मजबूरी बन गया। परिणाम यह हुआ कि 50 साल पहले जहां 40% व्यापार भारतीय जहाजों पर होता था, वो हिस्सा घटकर सिर्फ 5% रह गया। यानी अपने 95% ट्रेड के लिए हम विदेशी जहाजों पर निर्भर हो गए। विदेशी जहाजों पर इस निर्भरता का हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। साथियों, में आज देश के सामने कुछ आंकड़े आप सबके सामने रखना चाहता हूं। देशवासी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज भारत हर साल करीब $75 बिलियन यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को शिपिंग सर्विसेज के लिए देता है, किराया देता है। ये आज भारत का जितना डिफेंस बजट है, करीब करीब उतना पैसा किराए में दिया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए 7 दशकों में कितना पैसा हमने सिर्फ भाड़े के रूप में दूसरे देशों को दिया है। हमारे पैसों से विदेशों में लाखों नौकरियां बनी हैं। सोचिए, इतने सारे पैसे का अगर एक छोटा सा हिस्सा भी अगर पहले की सरकारें अपनी शिपिंग इंडस्ट्री पर लगाती तो आज दुनिया हमारे जहाज इस्तेमाल कर रही होती, हमें लाखों करोड़ रुपए शिपिंग सर्विसेज के रूप में मिल रहे होते और हमारे बच जाते वो तो अलग। साथियों, भारत को अगर 2047
जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है, तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। इसी सोच के साथ आज भारत का मैरीटाइम सेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स करने जा रहा है। आज से देश के हर मेजर पोर्ट को भांति भांति के डॉक्यूमेंट से, अलग अलग प्रोसेस से मुक्ति मिलेगी। वन नेशन वन डॉक्यूमेंट और वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस अब व्यापार कारोबार को और सरल करने वाली है। हाल में ही जैसे हमारे मंत्री जी सर्बानंद सोनोवाल जी ने बताया, मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में हमने ऐसे अनेक पुराने कानूनों को बदला है जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे। हमने मैरीटाइम सेक्टर में अनेक रिफॉर्म करने का सिलसिला शुरू किया है। हमारी सरकार ने 5 मैरीटाइम कानूनों को नए अवतार में देश के सामने रखा है। इन कानूनों से और इन कानूनों के आने से शिपिंग सेक्टर में, पोर्ट गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साथियों, भारत सदियों से बड़े बड़े जहाज बनाने में एक्सपर्ट रहा है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स देश के इस भूले हुए गौरव को फिर वापस लाने में मदद करेंगे। बीते दशक में हमने 40 से अधिक शिप्स और पनडुब्बियां नेवी में इंडक्ट की है। इनमें से 1-2 तो छोड़ दें तो ये सब हमने भारत में ही बनाई है। आपने आईएनएस विक्रांत के विषय में सुना होगा। इतना विशाल आईएनएस विक्रांत भी भारत में ही बना है। इसे बनाने के लिए जो हाई क्वालिटी स्टील लगी वो भी भारत में बनी थी। यानी हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास कौशल की कोई कमी नहीं है। बड़े शिप बनाने के लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, उसका भरोसा मैं आज देशवासियों को दे रहा हूं। साथियों, देश के मैरीटाइम सेक्टर को मजबूती देने के लिए कल भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमने देश की पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार ने बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता दी है। जब किसी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता मिलती है तो उसे बहुत फायदा होता है। अब बड़े शिप बनाने वाली कंपनियों को बैंकों से लोन मिलने में आसानी होगी, उन्हें ब्याज दर में भी छूट मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के जितने भी और लाभ होते हैं वो सारे के सारे इन जहाज बनाने वाली कंपनियों को भी मिलेंगे। सरकार के इस निर्णय से
भारतीय शिपिंग कंपनियों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा, उन्हें ग्लोबल कंपटीशन में आगे आने में मदद मिलेगी। साथियों, भारत को दुनिया की एक बड़ी समुद्री शक्ति बनाने के लिए 3 और बड़ी स्कीम्स पर भारत सरकार काम कर रही है। इन 3 योजनाओं से शिप बिल्डिंग सेक्टर को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी। हमारे शिपयार्ड्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद होगी और डिजाइन और क्वालिटी सुधारने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। इन पर आने वाले वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। साथियों, मुझे याद है साल 2007 में जब मैं यहां मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा कर रहा था, तब शिप बिल्डिंग के अवसरों को लेकर एक बहुत बड़ा सेमिनार गुजरात ने आयोजित किया था। उसी दौरान ही गुजरात में हमने शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट दिया था। अब हम देश भर में शिप बिल्डिंग के लिए व्यापक कदम उठा रहे हैं। यहां मौजूद एक्सपर्ट जानते हैं कि शिप बिल्डिंग कोई साधारण इंडस्ट्री नहीं है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज की जननी कहा जाता है, उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जहाज ही नहीं बनता, उसके साथ जो उद्योग जुड़े होते हैं उनका विस्तार होता है। स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, पेंट्स, आईटी सिस्टम, ऐसे अनेक उद्योगों को शिपिंग इंडस्ट्री से सपोर्ट मिलता है। इससे छोटे और लघु उद्योगों को, एमएसएमईज को फायदा होता है। रिसर्च बताती है कि शिप बिल्डिंग में होने वाले हर 1 रुपये के निवेश से इकोनॉमी लगभग 2 गुना निवेश बढ़ता है और शिपयार्ड में पैदा होने वाली हर एक जॉब, हर एक रोजगार सप्लाई चेन में 6 से 7 नई नौकरियां बनाती है। मतलब अगर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में 100 नौकरियां बनती हैं तो इससे जुड़े दूसरे सेक्टर्स में 600 से अधिक जॉब्स क्रिएट होती है। इतना बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट शिप बिल्डिंग का होता है। साथियों, हम शिप बिल्डिंग के जरूरी स्किल सेट पर भी फोकस कर रहे हैं। इसमें हमारे आईटीआई काम आएगी, मैरीटाइम यूनिवर्सिटीज का रोल बढ़ेगा। बीते वर्षों में हमने कोस्टल एरिया में नेवी और एनसीसी के तालमेल से नई व्यवस्थाएं बनाई हैं। इन एनसीसी कैडेट्स को नेवी के साथ साथ कॉमर्शियल सेक्टर की भूमिकाओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। साथियों, आज का भारत एक अलग मिजाज से आगे बढ़ रहा है। हम जो लक्ष्य तय करते हैं उसे अब समय से पहले पूरा करके भी दिखाते हैं। सोलर सेक्टर में भारत अब अपने लक्ष्यों को 4-4, 5-5 साल पहले हासिल कर रहा है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट को लेकर भी 11 साल पहले जो लक्ष्य हमने तय किए थे, भारत उनमें जबरदस्त सफलताएं हासिल कर रहा है। हम देश में बड़े बड़े जहाजों के लिए बड़े पोर्ट बना रहे हैं। सागर माला जैसी स्कीम से पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। साथियों, बीते 11 साल में भारत ने अपनी पोर्ट कैपेसिटी 2 गुनी कर ली है। 2014 से पहले भारत में शिप
टर्न अराउंड टाइम औसतन 2 दिन होता था। अब आज भारत में शिप टर्न अराउंड टाइम 1 दिन से भी कम हो गया है। हम देश में नए और बड़े पोर्ट्स का निर्माण भी कर रहे हैं। हाल में ही केरला में देश का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट शुरू किया है। 75,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से महाराष्ट्र में वाडवल पोर्ट बन रहा है। ये दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक होगा। साथियों, आज समुद्री रास्ते से होने वाले ट्रेड में भारत का हिस्सा सिर्फ 10% है। हमें इसे और बढ़ाना है। हम 2047 तक दुनिया के समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को लगभग 3 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं और ये हम करके दिखाएंगे। साथियों, जैसे जैसे हमारा समुद्री व्यापार बढ़ रहा है तो हमारे समुद्री नाविकों यानी सी फेरर्स की संख्या भी बढ़ रही है। ये वो मेहनती प्रोफेशनल्स हैं जो समंदर में जहाज चलाते हैं, इंजन और मशीनरी संभालते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम देखते हैं। 1 दशक पहले हमारे यहां सी फेरर्स से 1.25 लाख से भी कम थे, लेकिन आज इनकी संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में आ गया है जो सबसे ज्यादा सी फेरर दुनिया को उपलब्ध कराता है और इससे भारत के नौजवानों को रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। यानी भारत की बढ़ती शिप इंडस्ट्री दुनिया की ताकत भी बढ़ा रही है। साथियों, भारत की एक समृद्ध समुद्री विरासत है। हमारे मछुआरे, हमारे प्राचीन पोर्ट सिटी इस धरोहर के प्रतीक है। हमारा ये भावनगर, ये सौराष्ट्र इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस विरासत को हमें भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाना है, दुनिया को हमारा सामर्थ्य दिखाना है और इसलिए लोथल में हम एक शानदार मैरीटाइम म्यूजियम बना रहे हैं और ये भी दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बनेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह भी ये भारत की नई पहचान बनेगा। थोड़ी देर बाद मैं आज वहां भी जा रहा हूं। साथियों, भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनेंगे और मैं बड़े गर्व के साथ और मैं दूर तक का देख सकता हूं कि भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनने वाले हैं। मुझे खुशी है कि गुजरात की एक कोस्टलाइन भी एक बार फिर यहां के लिए वरदान बन रही है। आज ये पूरा क्षेत्र देश को पोर्ट लेड डेवलपमेंट का नया रास्ता दिखा रहा है। आज देश में समंदर के रास्ते जितना कार्गो आता है उसका 40% गुजरात के पोर्ट्स हैंडल करते हैं। अब इन पोर्ट्स को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी फायदा मिलने वाला है। इससे देश के दूसरे हिस्सों तक तेजी से सामान पहुंचाना आसान होगा। इससे पोर्ट्स की एफिशिएंसी भी और अधिक बढ़ेगी। साथियों, यहां शिप ब्रेकिंग का भी एक बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है। अलंका शिप ब्रेकिंग यार्ड इसका शानदार उदाहरण है। इससे भी यहां बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। साथियों, विकसित भारत के लिए हमें हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में तेजी से काम करना है और हम सब जानते हैं
कि विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर जाता है। इसलिए हमें याद रखना है, हम जो भी खरीदें वो स्वदेशी हो, हम जो भी बेचें वो स्वदेशी हो। मैं सभी दुकानदार साथियों से कहूंगा, आप अपनी दुकानों पर एक पोस्टर लगाएं जिसमें लिखा हो, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। हमारा ये प्रयास हमारे हर उत्सव को तो खबर टी शेष जाए देखि आपको धन्यवाद। पुणी देखा अन्य एक खबर से, सही समय पर्यंत विदाय नौछि। नमस्कार।